नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। हमारा ये प्रोग्राम समर्पित है राजनीति को, पॉलिटिक्स को, अर्थशास्त्र को। वैसे तो आप सबको जो भी खबरें चलती हैं, राजनीति में जो भी डेवलपमेंट होता है, वो जरिए मीडिया, सोशल मीडिया मिलता ही रहता है। लेकिन हमारा ये जो प्रोग्राम है वो इन्हीं खबरों को एनालिसिस करता है, एक पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पर। पॉलिटिक्स में एक लंबा चौड़ा समय बिता देने के बाद उन खबरों में क्या अर्थ छुपे हुए रहते हैं, किस तरह के निहितार्थ हैं, क्या क्या अंडरलाइन करने योग्य बातें हैं और किस तरह की उसमें से बू आती है खबर में से, ये सब इस प्रोग्राम में हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। क्योंकि आम आदमी जिस तरह से सोचता है उसमें और एक अनुभवी राजनेता के अनुभव में थोड़ा सा फर्क होता है। स्ट्रेट जो एनालिसिस हमारे यहाँ चाय की थड़ियों पे या आम बातचीत में या आम व्यक्ति जिस तरह से करता है उसमें, और जो राजनीति में रहे हुए लोग हैं वो उस खबर को किस तरह से लेते हैं और वो खबर वोट की शक्ल में कितनी ट्रांसलेट होती है, उस खबर का वोटर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, समाज में सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट किस तरह के होंगे, ये सब हमारे इस प्रोग्राम के हिस्से होते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा हम उन सब खबरों को तो लाते ही लाते हैं, लेकिन ऐसी खबरें भी हम आपको देते हैं जो पर्दे के पीछे चल रही होती हैं और जो नई मंत्रणाएं, नए गठजोड़, नए राजनीतिक वादे, नए लुभावने तौर तरीके, ये सब हमारे इस प्रोग्राम के हिस्से हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ हैं राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्राजीत सिंघवी। चंद्राजीत सिंघवी का हम स्वागत करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले हम आपसे, जैसे कि हमारे पिछले प्रोग्राम में भी हम कांग्रेस के चिंतन शिविर को चिंता शिविर बताते हुए, और उसमें मेरे ख्याल से हमारा ही प्रोग्राम था जिसमें कि हमने इस चिंतन शिविर को, जिसको कि बाद में कांग्रेस ने नव संकल्प शिविर का नाम दिया, पहले ये चिंतन शिविर के नाम पर बताया जा रहा था। और उस चिंतन शिविर में पहले व्यक्ति के तौर पर आप थे जिन्होंने ये कहा था कि ये चिंतन शिविर नहीं है, ये चिंता शिविर होना चाहिए, और वही हुआ। अब ये बात अलग है कि उस शिविर के क्या क्या संकल्प लिए गए उस शिविर में और क्या क्या असर अब सामने हैं, और जिस तरह के असर सामने आए हैं शिविर के 2 दिन बाद ही, जिस तरह से कांग्रेस में एकदम से खलबली सी मची है। 2 प्रमुख प्रांतों के 2 बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर जा चुके हैं। राजस्थान में भी सुगबुगाहट है, एक सिटिंग एमएलए ने, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है। इस तरह की खबरें हैं, क्या देखते हैं आप और किस तरह की बात पाते हैं कांग्रेस के इस शिविर के बाद, क्या डेवलपमेंट लग रहे हैं आपको? चिंता शिविर समाप्त हो गया, मगर चिंता समाप्त नहीं हुई। यह शिविर व्यक्ति विशेष की सफलता और पूरे शिविर की विसफलता के नाम से माना जाएगा। कुछ नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि होना जाना कुछ नहीं है, दिखावे का शिविर है। वही लोग जो सीडब्ल्यूसी को लीड करते हैं वही लोग इस शिविर को लीड करेंगे, और जैसा कि सीडब्ल्यूसी में कहा जाता है वही इस शिविर में कहा जाएगा। सीडब्ल्यूसी में रोज चिंता होती थी युवकों को लाना चाहिए, इस शिविर में भी यही कहा गया। इनकी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में रोज 5 प्रांतों की हार पर अश्रु बहाए जाते थे, वो यहाँ आंसू बहाए गए। हार के कारणों का विश्लेषण सीडब्ल्यूसी नहीं कर पाई, ये शिविर भी नहीं कर पाया। मुझे समझ नहीं दिया था काय का शिविर था। और जब चिंता शिविर चिंताओं के घने अंबार के पीछे छुप गया तो नाम बदल के नव संकल्प शिविर कर दिया। क्या संकल्प है आपका? आपका पहला संकल्प होना चाहिए कांग्रेस की अंदरूनी एकता। 10 में से 0 नंबर, आप इसका कुछ नहीं कर पाए। दूसरा शिविर होना चाहता बड़े नेताओं का आपसी वैमनस्य मिटाना, वो आप नहीं कर पाए। तीसरा ये होना चाहिए था कि नेतृत्व कौन करेगा, वो आप तय नहीं कर पाए। चौथा ये होना चाहिए चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो आप तय नहीं कर पाए। 5वां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, वो आप तय नहीं कर पाए। 6वां था भाई बहन के बीच विचारों का अंतर है। प्रियंका और राहुल गांधी के विचारों में क्या अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग वो मिटा देंगे, वो नहीं कर पाए। इस चिंतन शिविर के अंदर उदयपुर की शानदार झीलों का मजा, बढ़िया मारवाड़ी भोजन का मजा, ठाटदार रहने की जगह, सरकारी लवाजमे का रुतबा, अशोक गहलोत के व्यक्तित्व को निखारने वाला
इसके पर्दे के पीछे का सारा खेल, सचिन पायलट की अवहेलना, उसके जिंदाबाद के नारों को मुर्दाबाद में बदलने के असफल प्रयास, उसके पोस्टर और बैनर फाड़कर उसे पर्दे के पीछे डालने का प्रयास। आप ही बताइए, मैं इस चिंतन को चिंता शिविर कहूं या कुछ और कहूं? अब चिंतन शिविर हो गया। आपको एक बात बता दूं, बलराम जाखड़ राजस्थान में हिंदुस्तान की कांग्रेस के वो नेता थे, जब सोनिया जी एबीसीडी नहीं जानती थी राजनीति के अंदर दिल्ली में आने के पहले, तब से वो राजस्थान के बहुत बड़े नेता थे, सारे जाट समाज के नेता थे, राजवा जी के समधी थे, परशुराम अरेना के समधी थे, जाटों के महान आदमी थे, बाद में राज्यपाल बन गए, लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। उनका लड़का अगर कांग्रेस छोड़कर जाता है, यानी 50 साल की पारिवारिक तपस्या को भंग करके और उसे मजबूरी के अंदर तिरस्कृत, अपमानित और अवहेलना का शिकार होकर कांग्रेस छोड़नी पड़ती है, तो इस चिंतन शिविर या नव संकल्प शिविर को आप क्या कहोगे? दूसरा आदमी था जिसको कांग्रेस वर्षों से मक्खन लगा रही थी, वो था राजस्थान नहीं, गुजरात कांग्रेस के पंजाब का हार्दिक पटेल। सुनील जाखड़ तो बलराम जाखड़ के पुत्र थे। हार्दिक पटेल। उनका जाना तो कांग्रेस का घोर अपमान है। लेकिन गुजरात के अंदर भी तो पटेल गए। यस। कितना बड़ा आदमी बनाया था उसको, कार्यकारी अध्यक्ष था। बंदूक धर के कार्यकारी अध्यक्ष था वो, प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं, उसके कंधे पर बंदूक धर के यस, और भाजपा को शिकार करने का इन कांग्रेस के शिकारियों ने प्रयास किया और वो मचाली टूट गया, वो भी गया। इसके बाद एमएलए जाने लग गए, राजस्थान से भी एक एमएलए गया। मुझे आप ये बताइए, इस संयोग शिविर के बाद कांग्रेस में आने का तूफान होना चाहिए था, मगर हुआ है कांग्रेस से जाने का उफान। इसको आप क्या कहोगे? इसलिए इससे बड़ी घोर असफलता और किस शिविर की कही जा सकती है? काश ये शिविर मुद्दा पर आता, हिम्मत के साथ सोनिया जी खड़ी होकर बिना पक्षपात किए न्याय करती, योग्य को योग्यता का पुरस्कार देती, लोकप्रिय को लोकप्रियता का पुरस्कार देती, प्रभावशाली को प्रभाव का पुरस्कार देती, तो शायद ये कुछ अंशों के अंदर सबल शिविर कहा जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। इस शिविर को व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गहलोत की सफलता का शिविर कहा जाएगा। बंदोबस्त अच्छा था, खान पान अच्छा था, रुकना अच्छा था, बोलना अच्छा था, मिलना अच्छा था, व्यवस्था अच्छी थी, पुलिस का बंदोबस्त पक्का था। ये सब बातों में राजस्थान सरकार सफल हुई। तो ये एक तरह से सरकारी आयोजन बन के रह गया। आप मुझे बताओ, इस शिविर के अंदर किस व्यक्ति विशेष का बहुत बड़ा महत्व होना चाहिए, क्या उसका महत्व हुआ? अब सवाल कि शिविर तो खत्म हो गया, चिंता शिविर खत्म हो गया और कांग्रेस के अंदर से कुछ लोगों की चिताएं जल गई, वो बेचारे उठ गए, वो निकल गए। तो आप बताओ, जब ऐसी स्थिति आ गई है तो अब ये चिंतन शिविर का अगला कदम क्या होगा? वो होगा मंथन शिविर। एक चिंतन शिविर कर लिया, एक मंथन शिविर और कर लो, होना जाना कुछ नहीं है। सोनिया जी बोली कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, अब कांग्रेस के लिए त्याग का वक्त है। तो मुझे उदाहरण बताओ, एक आदमी का नाम लाओ जो त्याग करने को तैयार हो, जिसने त्याग किया हो, एक का तो नाम बताओ। किस बड़े नेता ने पद छोड़ा? किस नेता ने पद का संघर्ष नहीं किया? किस नेता ने और आगे बढ़ने की प्रयास नहीं किया? जब कुछ हुआ ही नहीं। आप जब ये कह रहे थे, सोनिया जी बोल रही थी कि भाई अब कांग्रेस ने, ये बात सही है, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, कांग्रेस ने देश को बनाया, कांग्रेस ने देश का विकास किया, कांग्रेस ने देश का निर्माण किया, कांग्रेस ने पंचवर्षीय योजना दी, कांग्रेस ने विश्व को पंचशील का सिद्धांत दिया, कांग्रेस ने बड़े से बड़े देश के नेता किए, पर अब बदले में बचे हुए जो वर्तमान नेता है, इनमें से देश के लिए किसने क्या किया? एक भी उदाहरण दीजिए। मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा आपका उदाहरण देख के। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि चिंतन शिविर के कारण भारतीय जनता पार्टी को तो प्रसन्नता का माहौल बनाना चाहिए। इतनी बड़ी असफलता किसी शिविर की मैं समझता हूं आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुई। शिमला समझौते में एक बड़ा समझौता हुआ था, या एक भी समझौता नहीं हुआ, एक भी निर्णय नहीं हुआ, एक भी फैसला नहीं हुआ,
एक भी प्रस्ताव ऐसा पास नहीं हुआ जिससे लाभ हो सके। तो मुझे समझ नहीं आता शिविर का औचित्य क्या था। और बाद में आपके नाम बोले कि नवसंकल्प शिविर, आप क्या संकल्प करना चाहते हो, चलो आप करो संकल्प। आप संकल्प लो कि हम सरकार बना लेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। आप संकल्प लो कि हम 50 MLA ले आएंगे तो लोग आप पर मुस्कुराएंगे। आप संकल्प लो कि हम आपस में के चुनाव लड़ेंगे तो लोग मानेंगे नहीं। आपका संकल्प अविश्वास की धुरी पर खड़ा संकल्प है। जब विश्वास की कमी है तो संकल्प कैसा। संकल्प के पहले विश्वास की धुरी बननी चाहिए। विश्वास ही नहीं बन पाया। मैं किसी कीमत पर कांग्रेस का पतन नहीं चाहता हूं। मैं 30 साल कांग्रेस में रहा हूं। आज मेरा भी जो व्यक्तित्व बना है, कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। मैं भूल नहीं सकता मेरी हरदेव जी की दोस्ती, रामपुरा मिर्जा की दोस्ती, मेरे चुनाव लड़ना, मैं पार्टी का कांग्रेस का टिकट मेरा और मेरा हारना, कांग्रेस में रहना, ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनना, मध्य प्रदेश का प्रभारी बनना, ये सब कांग्रेस की देन है। तो जब मैं कांग्रेस का इतना बुरा हाल देखता हूं तो मैं मन में संकल्प करता हूं कि कांग्रेस नहीं करना चाहिए। पर सबसे होता क्या है, कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस को तो वही यस मैन, चापलूस, हाँ में आ भरने वाले करोड़ लोग, विभिन्न बुद्धि के लोग, जिनमें दिमाग नहीं है वैसे लोग, जिनकी हैसियत नहीं है वैसे लोग, उन्हीं को लिया जाता है। इससे नव संकल्प शिविर का कोई निकल जाएगा। इसको सुभाष जी स्वीकार नहीं करता, मगर फिर भी प्रयास है। नथिंग रॉन्ग। कोई आदमी क्रिकेट नहीं खेलना जानता है, बल्ला लेके खड़ा हो जाता है और लगातार रहता है, बॉलें घूमती रहती है, पर 100 बॉल में एक आध चौका उससे भी लग जाता है। अगर ऐसा कोई चौका लग गया, बधाई की बात। मैं नहीं चाहता कि आगामी चुनावों के अंदर विन भारत बन जाए, जो नरेंद्र मोदी का सपना है। मैं कतई नहीं चाहता। हालांकि मेरी इस बात से भाजपा वालों को तकलीफ होगी, पर भाजपा ये उचित नहीं है आपका सोचना। ऐसा नहीं होगा, होना नहीं चाहिए, होना नहीं तो दुर्भाग्य होगा। लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की जरूरत इतिहास के लिए, राष्ट्र की बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। और जैसी कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व करते आए, 2-3 स्टेट के चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल कांग्रेस सीट आएगी, राजस्थान बुरी तरह से आएगी, इस बार के गुजरात के चुनाव में कांग्रेस आएगी। आप मुझे बताओ कांग्रेस कहां जीत रही है, कहां दिखती है आपको कहीं? मैंने आपसे मांगा था माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप कि मैं चुनाव के बाद ढूंढूंगा कांग्रेस का है, लेकिन अब तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है, कोई है ही नहीं। हाँ, अब जरूरत नहीं रह गई है, अब वो नहीं है। अरे आपको मैं बता दूं, आगामी जनरल चुनाव के बाद एक भी स्टेट में कांग्रेस का राज नहीं होगा। राजस्थान तो बहुत बुरी तरह, और छत्तीसगढ़ भी हारेगी, हिमाचल प्रदेश भी हारेगी, गुजरात भी हारेगी। बहुत बड़ी स्टेट अभी भी हार चुकी है। मैं कहता हूं कांग्रेस चुनाव को छोड़कर चुनाव से ज्यादा हमको मजबूत देने पर ध्यान देना चाहिए। राइट। अपनी पसंद और नापसंद की उम्मीद छोड़कर खुद की थोड़ी बहुत भी क्षमता है उन्हें प्रभाव में लाना चाहिए। कांग्रेस ऐसा नहीं करे। मुझे मालूम है कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग जो है वो सत्ता के फेविकॉल से चिपके हुए हैं, वो किसी हालत में सत्ता छोड़ेंगे नहीं, और जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तब तक कांग्रेस के अंदर नए आदमी आएंगे नहीं, नया खून आएगा नहीं। ये बहुत बुरा होगा, कांग्रेस के लिए बहुत बुरा होगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सुनील जाखड़ जैसा आदमी और गुजरात में पाटीदार जैसा आदमी कांग्रेस छोड़ देंगे और भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। कितने दुख की बात है। अरे भारतीय जनता पार्टियों ने तो जो आया उसको कुछ दे दिया, ज्योतिरादित्य को बना दिया, जितिन प्रसाद के लड़के को यतीन को बना दिया। जब आप बनाओगे तो लोग आएंगे, यह बनाने की संभावना ही नहीं है। जो है वो बैठे हैं, ठेकेदार बन के बैठे हैं सत्ता के, जागीरदार बन के बैठे हैं सत्ता के। जब जागीरदारी और ठेकेदारी पत्ता पर ही रहना है तो नए आदमी तो नहीं आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं, आपने अच्छा इशू लिया है। मेरे चिंतन शिविर के अंदर जो चिंता नहीं मिटी कांग्रेस की, चिंता बढ़ गई। चिंता बढ़ने का प्रमाण मैंने आपको दे दिया। राइट। इससे ज्यादा आप क्या करते? आगे बढ़ते हैं। और आपने जो बहुत रेलेवेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है कि युवकों को बढ़ाने की, आगे लाने की जो बात कांग्रेस के चिंतन शिविर में, नवसंकल्प शिविर में चली, युवक कहीं
कोई जॉइंट कोई इस तरह का बनता हुआ दिखता नहीं है। उसमें हार्दिक पटेल का एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। जहां तक रही सीनियर लीडरशिप की बात, उसमें G23 तो अपनी जगह मुंह फुलाए बैठा ही बैठा है, लेकिन सुनील जाखड़ ने जिस तरह से ये काम किया है उससे ये भी तय हो गया है कि सीनियर लीडरशिप भी खुश नहीं है। तो कांग्रेस के सामने दोनों जो वर्ग हैं वो दोनों का ही एक तरह का असंतुलन दिखाई दे रहा है। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर हम आपसे, चूंकि आपका बहुत अनुभव ज्यादा है, इसलिए ये जो हार्दिक पटेल ने कम उम्र होने के बावजूद भी, राजनीति में जितनी उम्र हार्दिक पटेल की है उतनी उम्र कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि अभी उसको बहुत सीखना है, बहुत लंबा अनुभव लेना है। लेकिन हार्दिक पटेल ने जो मुद्दे गिनाए हैं, सोनिया गांधी जी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें जो मुद्दे दिए हैं उन्होंने, और जैसा आपने भी कहा ये दोनों सब चीजें मिलती हुई लग रही हैं। आपने भी एक बात कही कि कांग्रेस को खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन देश का जो विपक्ष जो है वो सकारात्मक विपक्ष की तरह से होना चाहिए, जो हार्दिक पटेल ने अपनी चिट्ठी में इशारा किया है कि जब भी कभी राष्ट्र के मुद्दे आए हैं, 370 का मामला हो चाहे सीएए का मामला हो, इस तरह के मुद्दे उसने गिनाए हैं। और सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लिखी उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने ये लिखा है कि भाई ये जो मुद्दे थे जिसमें विपक्ष को एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आप विरोध करते रहे। क्या पाते हैं आपके हार्दिक पटेल ने जो ये बात लिखी है, कांग्रेस की आजकल हालत वैसी हो गई क्या कि वो सकारात्मक विपक्ष की बजाय नकारात्मक विपक्ष बन गया है, और जिन मुद्दों के ऊपर राष्ट्र की पैरवी करनी चाहिए वहां राष्ट्र की वो खिलाफत करने के ऊपर आ गया है? देखिए, एक बात आप जानिए सुभाष जी, जो इंटरव्यू आपने मेरे 3 इंटरव्यू पिछले लिए हैं, जो मैंने तीनों इस विषय पर दिए थे, ये वही मुद्दे हैं जो मैंने मेरे इंटरव्यू में उठाए थे। हार्दिक पटेल ने भी वही मुद्दे उठाए जो मैंने उठाए थे। अब सवाल यह है कि विपक्ष 2 तरह का होता है, एक सकारात्मक विपक्ष, एक नकारात्मक विपक्ष। तो हार्दिक पटेल ने सही मुद्दा उठाया है। आप मुझे ये बताइए, सकारात्मक विपक्ष के लिए कौन विरोध करता है? आम जनता खुद चाहती है सकारात्मक विरोध हो, पर यह विरोध तो विरोध पक्ष को मजबूत करने के लिए नहीं है, सत्ता हथियाने के लिए किया जाने वाला ओछा प्रयास है। इसे विपक्ष का प्रयास नहीं कहा जा सकता, इसे स्वार्थी संघर्ष का प्रयास कहा जाता है। जब स्वार्थी संघर्ष का प्रयास करोगे तो जनता ठोकर मार देगी, जब सकारात्मक विकास का प्रयास करोगे तो जनता माल्यार्पण करेगी। आप ऐसा करता ही नहीं, करना ही नहीं चाहते। आप राजस्थान की राजनीति में देख लो, जब कोई व्यक्ति आम जनता की बात करके, किसानों की बात करके, मुद्दे की बात करके किसी भी पार्टी से जाता है तो उसकी जय जयकार के नारे लग जाते हैं। पर जब कोई आदमी केवल सत्ता में रहने के लिए, सत्ता में काबिज रहने के लिए प्रयास करता है तो जनता उसकी ओर देखती भी नहीं है। मैं स्वयं हार्दिक पटेल की बात को 100% स्वीकार करता हूं, क्योंकि हार्दिक पटेल ने यह बात बहुत बाद में कही है। मैं इस मुद्दों को पहले उठा चुका था। मैंने यहां तक कहा था कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस का जीवित रहना जरूरी है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हार्दिक पटेल ने वही बात कही है। देश का आम आदमी यही बात कहता है। कौन चाहता है कि भारत में एक ही पार्टी रहे? वन पार्टी रूल इज नॉट गुड। और बाकी तो रीजनल पार्टियां हैं, उनके तो रीजनल इंटरेस्ट हैं, छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं, उनकी सीमा अपने प्रांत के विकास के बाहर कहीं जाती नहीं है। इससे काम चलता नहीं है। राष्ट्रीय विपक्ष आज भी केवल और केवल हारने के बाद भी कांग्रेस देगी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या करोड़ों में और किसी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या कांग्रेस की संख्या की 20% भी नहीं है। अब बंगाल में क्या है, बंगाली करेगी विपक्ष तो बंगाल हो जाएगा, सरकार बना देगी, बंगाल का हित देख लेंगे। महाराष्ट्र में हो जाएगी तो ये समझौतेवादी गठबंधन बन जाएगा। इससे क्या होता है? मेरा देश एक विपक्ष मजबूत, सुधारात्मक, आदेशात्मक, निर्णयात्मक विपक्ष चाहता है। इससे बड़ी कांग्रेस को जनता से क्या उम्मीद हो सकती है? और इसके बावजूद भी खड़ी नहीं होती है तो जनता जिम्मेदार है क्या? सारी जिम्मेदारी कांग्रेस और इसके नेताओं पर आएगी, और वो आएगी। मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि अगले आम चुनावों के बाद देश में एक भी प्रांत में कांग्रेस नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत शांति जाटवाद के कारण मुझे हरियाणा में ओम प्रकाश जी की टीम आ जाएगी। मोहित प्रकाश सुनील ने विरोध किया है, सुरजेवाला की अवहेलना की जा रही है, तो वहां भी चांस खत्म हो गए। 5 स्टेट में अभी चुनाव होंगे नहीं। बंगाल में ममता के आने वाली, इनका कोई कांग्रेस का लेन देन नहीं। महाराष्ट्र में लेन देन नहीं, तमिलनाडु में लेन देन नहीं, केरल में भी कांग्रेस नहीं आएगी, कर्नाटक में लेन देन नहीं, राजस्थान में चांस नहीं। आप बताइए तो सही,
आखिर हम कांग्रेस को जिंदा करने के लिए क्या करें? अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हो तो आप मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं भगवान का उपासक हूं। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि हे महाप्रभु शंकर कुछ कर ताकि कांग्रेस मृत्यु से बच जाए, मगर मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस अपनी मृत्यु से बच पाएगी। ये दोनों जो बातें आपने कही है ना, जो अभी लास्ट में कही है कि आप भगवान के भक्त हैं और भगवान शंकर को मानते हैं, यदि कांग्रेस इन दोनों के ऊपर भी आ जाएगी ना तो भी काम हो जाएगा कांग्रेस का। यही फार्मूला है। सुभाष जी, आपका मन और आपकी भावना किसी पार्टी से नहीं, देशभक्ति से प्रभावित है। यस, इसलिए मैं आपकी बात को मानता हूं। आप अगर मेरी भावना में कहीं भी देशभक्ति के अलावा कोई भी झलक हो तो मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे रोक सकते हो, टोक सकते हो। तो मेरा इच्छा ही नहीं है, प्राप्ति की इच्छा समाप्त, तो मैं देश के लिए क्यों बोलूं? और तब देश के लिए बोलूं तो कांग्रेस के लिए क्यों बोलूं? बोलना चाहिए। ये बात आपकी, इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि देश में विपक्ष का मजबूत होना अत्यंत अनिवार्य है। डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए, डेमोक्रेसी को संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए, पुष्पित पल्लवित करने के लिए मजबूत विपक्ष का होना निहायत जरूरी है। लेकिन जब विपक्ष टुकड़े टुकड़े गैंग की भागीदार हो जाए, जब विपक्ष एंटी नेशनल बात करने लग जाए, जब विपक्ष देश की मुख्य धारा के विपरीत जाने लग जाए, जब देश के मुख्य वर्ग है उसके खिलाफत करने के लिए सड़कों पे आ जाए, उस विपक्ष का रहना ठीक नहीं है। उस विपक्ष को रीथिंक करना पड़ेगा, उसको रीथिंक करना पड़ेगा, उसको अपनी जड़ों की तरफ आना पड़ेगा। 100% आपसे सहमत हूं। आप देखिए, जोधपुर के अंदर भी दंगा हुआ है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, यहां से पता लगाइए सरकार का क्या रवैया रहा है। जगह जगह दंगे हुए हैं, करौली में हुआ है। आप बताइए कहां दंगे नहीं हो रहे हैं? सरकार को बड़ी दृढ़ता के साथ समग्र जातियों की एकता और एक समान व्यवहार करना चाहिए, मगर क्या ऐसा हो रहा है? आप ही पूछिए, आप पता लगाइए। और अगर ऐसा हो रहा है तो जो भी ऐसा कर रहा है वो बधाई का पात्र है, और नहीं हो रहा है तो जो ऐसा नहीं होने दे रहा है वो श्राप का पात्र है। इसका फैसला आप कर लीजिए। इसलिए मैं चाहता हूं, आज भी वक्त है, 1.5 साल पड़ा है। राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस को पुनर्जीवित होना पड़ेगा। अब जब आप मुझे राजस्थान के भविष्य के बारे में पूछोगे तो मैं आपको जिलेवार उत्तर दूंगा। आएंगे राजस्थान की तरफ आएंगे। अभी आपको यहीं एक जगह रोक रहे हैं। कांग्रेस की बात चल रही है और आपने भी ये जो उदाहरण दिया है इसको भी हम थोड़ा सा एड्रेस करते हैं। लेकिन इसके साथ में जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये है कि कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर में हो चाहे CWC की बैठक में हो, कांग्रेस देश को रोड मैप नहीं दे पा रही है कि उसके पास देश को चलाने का रोड मैप क्या है आखिर। जैसे कि अभी बातें जो चल रही हैं उसमें मोस्ट जो सबसे ज्यादा सुनाई देने वाली जो बात है वो ये आ रही है कि 80 के दशक के बाद जो पैदा हुए लोग हैं वो कांग्रेस से छिटक गए हैं। ये बात सच है कि जो लोग अब तक, जैसा आपने भी बताया कि करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन ये 80 के दशक के बाद वाले जो लोग हैं ये कांग्रेस के कहीं भी नजदीक नहीं है। कोई उनकी कांग्रेस के प्रति कोई विचारधारा ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की खुद की विचारधारा को कांग्रेस को चेक करना पड़ेगा। नहीं सुभाष जी, ये 80 के बाद वाले लोग अटके नहीं है, ये भटक गए। इनको भटका दिया गया है। सत्तापेक्षी लोगों ने इनको भटका दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इसीलिए तो गए हैं। पढ़ा ही नहीं गया, नहीं पढ़ाया और कभी नहीं पढ़ाया गया। और पढ़ाने से ज्यादा देखिए, पढ़ाने से ज्यादा क्या होता है साहब कि आपका जो खुद का आचरण है वो लोग देखते हैं। 80 के दशक के बाद में जो ट्रेंड कांग्रेस के नेताओं का दिखाई दे रहा है वो लोग रीड करते हैं। उसके पहले जो त्यागी तपस्वी लोग थे उनको रीड किया था लोगों ने, उनके साथ लगे थे लोग। आज जो लोग आपके पास सत्ता में जमे हुए बैठे हैं, पदों के ऊपर बैठे हैं, उनको लोग देख रहे हैं और आवाज खल्क नकारा खुदा समझो। अब आज तो सिद्धांत ही ये बन गया, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। ऐसे में क्या होगा? अरे इतने बड़े भ्रष्टाचार। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के। एक मिनट, राजस्थान पे आऊंगा मैं। एक भ्रष्टाचार का कांड पकड़ा जाए। एक मिनट का टाइम दीजिए आप। एक बीच में हम थोड़ा सा एक सब्जेक्ट के ऊपर आपसे राय लेंगे, उसके बाद राजस्थान की तरफ ही आ रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर या नव संकल्प शिविर के आगे मतलब 3-4 दिन बाद ही आज से अपना शिविर शुरू कर दिया है जयपुर में। और यह शिविर राष्ट्रीय शिविर बताया जा रहा है, जिसमें पार्टी के सभी प्रदेश की इकाइयों के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं,
सारे जितने बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। ये शिविर जो है ये 19 से 21 तक का वही 3 दिन का इनका भी शिविर है। ये क्यों है और इसके पीछे क्या गणित देख पा रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ रही है शिविर लगाने की और इसके पीछे की मंशा क्या है? कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी एक पिकनिक की आवश्यकता है। इन्होंने देखा था, इन्होंने मौज मस्ती की, 3 दिन हम भी कर लेते हैं। तो आगे नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी को इसकी जरूरत कहाँ है? भारतीय जनता तो बहुत आगे चल रही है, भाजपा तो पूर्ण बहुमत की तरफ भागी जा रही है। फिर भी क्या करेंगे? बैठे बैठे क्या करेंगे? चाय पिएंगे, बढ़िया खाना खाएंगे। अकेले तो खाने में मजा नहीं आता है, तो कभी नड्डा जी को बुला लेंगे, कभी वी संतोष को बुला लेंगे, कभी और किसी को बुला लेंगे। ये चुनाव के हिसाब से ये मीटिंगें नहीं हो रही है। ये अपनी पार्टी के अंदर बहुत से चेहरे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनकी आपसी लड़ाई को मिटाने का संकल्प है। लेकिन आप चिंता क्यों करते हो? अगर भारतीय जनता पार्टी को 3 मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार देंगे तो तीनों के वोट कांग्रेस के उम्र से ज्यादा आएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसके इन नेताओं की यात्रा को कांग्रेस के संकल्प से जोड़कर देखना तो महज मूर्खता होगी, क्योंकि कांग्रेस तो इनके द्वारा होने वाले प्रयास और वर्तमान परिस्थिति के चरणों को भी नहीं छू सकती। आने दो, नड्डा जी भी आएंगे, घूम कर जाएंगे, वी संतोष आएंगे, अच्छा भोजन पाएंगे, कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता नेता इकट्ठे होंगे, तालियां बजाएंगे, सच्चा मुख्यमंत्री के जो दावेदार है वो तालियां बजाएंगे, खुशियां मनाएंगे। हर आदमी कहेगा मैं दूल्हा बनने वाला हूं। अरे दूल्हा तो एक मोदी बनेगा, बाकी कोई दूल्हा वूल्हा बनने वाली नहीं है। मगर इन दूल्हों का लालसा को खत्म करने के लिए, इनकी इच्छा को खत्म करने के लिए, इनकी महत्वाकांक्षा को खत्म करने के लिए ये प्रयोग हो रहे हैं। इन प्रयोगों का कोई अर्थ नहीं है। जग मरा करके बोल गए भाजपा के नेता कि अपनी लॉबिंग मत करना। क्या एक भी नेता ने लॉबिंग छोड़ी? क्या कोटा वाले ने लॉबिंग बंद कर दी? क्या जोधपुर वाले ने लॉबिंग बंद कर दी? अगर कोई शरीफ आदमी है एक आध जिसने लॉबिंग बंद कर दी तो दिया कुमारी टाइप है, जो केवल हाईकमान की इच्छा पर अपने आप को छोड़ रहे हैं। बाकी सबके गुलाब जी नहीं करते। गुलाब जी संतुष्ट है कि उम्र का तकाजा है, मैं राज में आऊं ना आऊं, मेरी इज्जत बरकरार रहेगी तो मेरे दिल में पार्टी बरकरार रहेगी, संतोष है। यह सब बातें चलती रहती है। आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि हमारे नव संपर्क का उत्तर देने के लिए ये भाजपा के नेता आ रहे थे। इस दयापूर्ण वक्तव्य पर मुझे दया आती है। ये कहा कि कांग्रेस से भाजपा घबरा रही है, ये तो ऐसी बात है किसी टाइगर, बिल्ली से टाइगर घबरा रहे हो, ये ऐसी बात है। इसका कोई अर्थ नहीं है सुभाष जी। ये भी एक मजेदार पिकनिक आयोजन है, वो भी एक मजेदार पिकनिक आयोजन था। इन पिकनिक आयोजनों से राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कांग्रेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में जो बात है वो अभी भी 30 साल पुरानी बात रह रही है। इसका मायना ये निकल रहा है अभी भी बीजेपी जो है वो कांग्रेस को उसी तरह का एक विशालकाय वो मान रही है और इसीलिए ये प्रत्युत्तर रैली निकाली जा रही है। ये कांग्रेस के नेता सोच रहे हैं, भाजपा तो कांग्रेस को मानती नहीं है कुछ। भाजपा तो कहती है कि जंगल के अंदर शेर भी हम, टाइगर भी हम, भेड़िए भी हम, कहीं है ही नहीं। कांग्रेस को तो खरगोश भी नहीं मानती। इसलिए कांग्रेस के नेता जब कहते हैं कि हमसे भयभीत होकर के नेता आ रहे हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर दया आती है। ये दया पात्र सोच है कांग्रेस का, ये और महामूर्खतापूर्ण सोच है कांग्रेस का। भाजपा कांग्रेस को आज की तारीख में कुछ नहीं समझती, कांग्रेस के नेतृत्व को कुछ नहीं समझती, कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को कुछ नहीं समझती। और भाजपा ऐसा समझती है तो सच समझती है, झूठ भी नहीं समझती है, क्योंकि वाकई अंतर है दोनों के बीच। राइट। अब हम आते हैं आपकी कर्मभूमि की तरफ, राजस्थान की तरफ, जहां पर की कांग्रेस नीति सरकार है और चुनाव, जैसा आपने बताया ही कि अगले साल चुनाव भी होने हैं और आपने उसका प्रेडिक्शन भी लगभग दे ही दिया है। ये बात जरूर है कि अब राजनीति है, राजनीति में लंबा दौर है, भी 1.5 साल का टाइम है। किस तरह के समीकरण बनेंगे, किस तरह की खबरें आएंगी, क्या क्या होगा, ये आगे की बात है। लेकिन आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति में आपने अपना अनुभव जो है वो व्यूअर्स के साथ शेयर कर दिया है और आपने लगभग सारी चीज को क्लियर भी कर दिया है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान में इस समय सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है और कार्यप्रणाली के साथ में अभी जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं ये भी लोक लुभावन फैसले लग रहे हैं, जिनमें अभी हाल ही में एक फैसला हुआ है कि महिलाओं को
मोबाइल मुफ्त में दिए जाएंगे। ये जो कांग्रेस का एक्शन है, इसका क्या आप आगामी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, या कि सरकार कहीं जी कांग्रेस केजरीवाल की कॉपी करने का प्रयास कर रही है। आज तो इन्होंने कहा कि हम मोबाइल फ्री देंगे। आप रुकिए, चुनाव आते आते कह देंगे कि आपके घर के ऊपर पका पकवाए थाली भारतीय सरकार, राजस्थान सरकार की ओर से घर सुबह शाम पहुंच जाया करेगी। ना आपको गेहूं खरीदना पड़ेगा, ना आटा खरीदना पड़ेगा, ना मिर्ची मसाला लेना पड़ेगा। आपको रेडीमेड टिफिन आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। और ऐसा हो भी जाए ना, तो ये प्रदेश की जनता टिफिन की भूखी नहीं है, खा भी लेगी और ठोक भी देगी। इसलिए इस लोक लालच से कुछ होता नहीं है। आप एक औरतों को मोबाइल फ्री दे रहे हो, कल किसी को आप मोटरसाइकिल फ्री दे दोगे। आप तो केजरीवाल की कॉपी कर रहे हो। थोड़े दिनों बाद बिजली फ्री कर दोगे, फिर पानी फ्री कर दोगे। अरे इस देश का, मेरे प्रदेश का मतदाता भिखमंगा नहीं है, वो भिखारी नहीं है, टुकड़ों पर पड़ने वाला नहीं है, वो स्वाभिमानी है। वो महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौड़ की धरती का रहने वाला है। वो भामाशाह जैसे दानी वाली प्रदेश की जनता है। ये जनता इन दान पात्रों से खुश होने वाली नहीं। इस प्रयास से कुछ नहीं होता है। अपने मुंह मियां मिट्टू बनने का एक प्रयास है, कर सकते हो। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास कर लो, पर इससे 5% वोटों में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता को, राजस्थान के मतदाताओं को टुकड़ा डाल के कोई परचेज करने की कोशिश करेगा तो बहुत बुरी तरह से पिटेगा, जमानत जब्त करवा देगा, उसको प्राण छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान की जनता आज तक न बिकी है, न ठुकी है, न रुकी है, न झुकी है। ये तो राजस्थान की जनता का स्वभाव। और राजस्थान में सबसे बड़ी मजेदार बात यह है, साल भर पहले यहाँ के अफसरों को भी समझ में आ जाता है कि अगली सरकार किसकी आएगी, तब वो सरकारी आदेशों को रद्दी की टोकरी में डालना चालू कर देते हैं। मगर अभी 6 महीने 8 महीने तक सरकार के इशारे पर अफसर चलेंगे। सरकार चाहेगी तो गलत काम भी करेंगे, पर बहुत जल्दी समझ जाएंगे। इसलिए कांग्रेस वालों, जितना करना है इस सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग भी कर लो। इसकी भी सीमा आने वाली है। अगले मार्च के आते आते सारे अफसर ईमानदारी और चरित्र पर आ जाएंगे। तब आपको रेड करने पर एसीडी के सोनी साहब को रोज का एक कांड नहीं मिलेगा। आज तो मिल रहा है। बलात्कार का एक कांड नहीं मिलेगा, आज तो हो रहा है। मंत्रियों के खिलाफ नहीं मिलेंगे, वो आज तो हो रहा है। कई एमएलए भ्रष्टाचार में फंसे, आज तो फंस रहे हैं। कईयों पर मर्डर के चार्ज लग रहे हैं। कईयों ने अफसरों को पीट रहे हैं। अब ये नाटक कांग्रेस मार्च तक चला सकती है। उसके बाद ओम नमः शिवाय, इनके हाथ में अफसर भी नहीं रहेंगे। जी, तो अभी एक जो मुद्दा पीछे दिनों लॉ एंड ऑर्डर का गरमाया हुआ था, उसमें तो सरकार ने जैसे तैसे करके अभी कुछ मैनेजमेंट बैठाया है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से सरकारी पदों की घोषणाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन पेपर लीक जो मामले हैं, कोई भी परीक्षा हो, अभी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हो पा रही है जिसके पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। और इसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने जिस तरह से कई तरह के आरोप भी लगाए हैं और वो जद्दोजहद में भी लगे हुए हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। क्या पाते हैं आप कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा की ये जो संघर्ष की यात्रा है, ये कुछ काम कर पाएगी? कुछ सरकार के ये जो क्या बात करते, अरे साहब, किरोड़ी लाल मीणा को तो ईमानदारी का राजस्थान रत्न मिलना चाहिए। ही डिजर्व्स रिवार्ड। शानदार आदमी, मेहनत कर रहा है, अकेला संघर्ष कर रहा है, सबकी धज्जियां उड़ा के रख दी है, सबके सबूत इकट्ठे कर रहा है, एक एक आदमी के प्रॉपर्टी की जांच कर रहा है, एक एक प्रॉपर्टी की सूची बना रहा है। अरे 10 किरोड़ी लाल मीणा और होते तो भ्रष्टाचार मिट जाता। मैं तो किरोड़ी लाल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और राजस्थान सरकार से नहीं, भारत सरकार से कहूंगा कि आपने, मोदी जी, अर्जुन मेघवाल को मंत्री बना दिया, आपने गजेंद्र को मंत्री बना दिया, आपने वैष्णव को मंत्री बना दिया। अरे आंखें खोलो और मोदी जी, मेरे जैसे कार्यकर्ता और किरोड़ी लाल जैसे मीणा की हिम्मत को दाद दो। मगर आप भी गिरे हुए हो, आपके चारों ओर भी यस मैनों का झुंड है, आप तक भी सच्ची बात पहुंचती नहीं है। इसलिए आपकी पार्टी भी थोड़ी बहुत अंदर की अंदर कुंठित होती जा रही है। अब आपने पूछा सुभाष जी, इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूं? मेरे पास अच्छा सबूत है। किरोड़ी लाल के पास इतने प्रमाण भ्रष्टाचार के, करप्शन के, ईडी के, रिश्वतखोरी के, डाकेदारी के, बलात्कार के, मारपीट के
ऑलरेडी इकट्ठे हो गए हैं कि अब भाई किरोड़ीलाल जी आप इनके वजन को उठा नहीं पाओगे, इसलिए धीरे धीरे इनको एक्सपोज कर दो, इसी में सबका लाभ है। राइट। तो ये बात आपने एक वो राजस्थान की जनता के लिए जो कही थी, उसमें मुझे एक स्मरण में एक चीज आई है कि यहाँ के मतदाता ने तो बिरला जैसे धनाढ्य व्यक्ति को भी हरा के भेज दिया था। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जनता है राजस्थान की। यहां पर तो महाराणा भवानी सिंह जयपुर में हार गए गिरधारी लाल से। इसलिए भाई ये प्रयत्न बंद करो। खजाना है तो आम जनता का विकास करो। जल समस्या पर पैसा लगाओ, बिजली की समस्या पर पैसा लगाओ, शिक्षा पर पैसा लगाओ, ईमानदारी से इम्तिहान हो जाए इस पर पैसा लगाओ। अब माने ना माने अगले की मर्जी है, पर राय तो आप भी देते हो सुभाष जी, राय मैं भी देता हूं। हम राय देने वाले हैं, निर्णय करने वाले नहीं है। काश हमारे पास निर्णय की क्षमता होती तो हम बताते कि निर्णय होता क्या है। ठीक बात। और कोई आदेश? बस ठीक है, कोई ऐसी बात जो हम पूछ ना पाए आप और कह लीजिए, प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। आप मुझे ऐसी बात पूछते का कहते हो तो सुनिए आप जी। पूरे मारवाड़ के अंदर जितने जिले हैं ना जी, उनमें कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, एक भी जिले में नहीं खुलेगा। नागौर में नहीं खुलेगा, पाली में नहीं खुलेगा, सिरोही में नहीं खुलेगा, जालौर में नहीं खुलेगा, बाड़मेर में नहीं खुलेगा, जोधपुर प्रॉपर में भी नहीं खुलेगा। इधर दूसरी तरफ भी भाजपा की कमजोरी है। जो जाट मीणा गुजर कॉम्बिनेशन है उन 13 जिलों के अंदर भाजपा जी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत समझ लेना कि चलिए एक समीकरण के ऊपर, एक वैसे समय खत्म हो गया लेकिन एक समीकरण के ऊपर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल एक तरफ होकर एक कोई दल बना लेते हैं तो किस तरह का सीन देखते हैं आप? दल वो बनाता है जो दल पे कब्जा नहीं कर सकता हो। अरे ये तो सब दलों पर ही कब्जा कर लेंगे, दल बनाने की जरूरत नहीं है। इनको तो दलदल मिटाने की जरूरत है। ये दलदल मिटाएंगे, दल नहीं बनाएंगे। और इनके हरेक के आदमी आएंगे, समर्थक आएंगे। अरे साहब मेरा खुद का गेम 40 निर्दलीय लड़ाने का है। मैं आपको दावे से कहता हूं, मैंने आज तक कभी गर्भोन्नति नहीं की है। जिन 40 आदमियों को मैं निर्दलीयों को लड़ाऊंगा उनमें से 25 आदमी चुनाव जीतेंगे और मैं उनकी जीतने वालों की सूची और उनका भोजन का कार्यक्रम आपके रामनिवास बाग में जनवरी आते आते कर दूंगा और आपको निमंत्रण भी दूंगा सुभाष जी। गुड। तो ठीक है, आपके स्पिरिट को हम मानते हैं और अच्छी बात है कि आप अभी भी सक्रिय बने हुए हैं। तो आपने सुना चंद्रराज्य सिंह भी को हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री और राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले चंद्रराज्य सिंघवी साहब, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल, जिसमें हमने जाना है कि किस तरह से चिंतन शिविर की औपचारिकता मात्र रही और किस तरह के रिजल्ट उसके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी उसके प्रत्युत्तर में किस तरह की कार्रवाई करने जा रही है और साथ ही राजस्थान में किस तरह की शासन व्यवस्था है और किस तरह से कुछ लोग शासन व्यवस्था के इन जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं उनको लेकर संघर्ष के लिए बिगुल बजाए हुए हैं। तो आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।